हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी। फ्रेंड, यदि आप इस क्लास को देख रहे होंगे तो इस क्लास का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट समाजशास्त्र विषय मैं आप सभी के बीच जो लेकर आता हूँ प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आज आप सभी का दूसरी मीटिंग में यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम भी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी। आप लोग अपना सेंटर वगैरह पता कर लिए होंगे। आपकी दूसरी मीटिंग 3 से 6 एग्ज़ाम है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का। आप लोग समय पे पहुँच जाइएगा, एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। कोई भी छात्र छात्रा जो ऐसा है, ये सोचकर एग्ज़ाम मत छोड़िएगा कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं, मैं अगली बार दूंगी। नहीं फ्रेंड्स, आप लोग जो है एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। एग्ज़ाम देने से क्या होता है, आपको एक जो है अनुभव मिलता है। बाय द वे, आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है तो भी कोई टेंशन मत लीजिएगा। कूल माइंड से जाइएगा, जाके एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा, कूल माइंड से पेपर देखिएगा। आपको अब की तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, परीक्षा जो है, इससे आपका क्या है, आपको अनुभव भी हो जाएगा ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए। जो पहली बार दे रहे होंगे और जो इसके पहले दिए होंगे तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है, उनको तो पूरी जानकारी है। फ्रेंड्स, जिसकी तैयारी अच्छी है वो भी टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दे, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है वो भी टेंशन फ्री होकर कूल माइंड से एग्ज़ाम दे। एग्ज़ाम देने से आपका जो है अनुभव ही होगा। यदि रिजल्ट नहीं मिलता पॉजिटिव तो अनुभव ही होगा, लेकिन आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलना ही सुनिश्चित है, क्योंकि आपकी तो तैयारी अच्छी हुई है। आप तो लोग तो क्लास बराबर देखते रहे हैं और जो है प्रैक्टिकल भी बराबर सॉल्व करते रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ फ्रेंड्स, आप सभी को अगेन बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए 3 से 6 एग्ज़ाम दीजिए, कूल माइंड से दीजिए। जो है आप सभी को जो यूजीसी नेट जेआरएफ की हमारे छात्र छात्राएँ एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप सभी को बधाई हो। आप सभी परीक्षा में सफल हों। आइए फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ आपको आज का क्लास देखते हैं। आज की क्लास में आप सबके लिए क्या है, और जो जिसका एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, आप सब वो तो आज क्लास हो सकता ना देखें, बाद में देखेंगे। लेकिन जिनका एग्ज़ाम नहीं है, जो अगले दिसंबर वाले यूजीसी नेट जेआरएफ या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की, जीडीसी, यूपीएससी, आप किसी भी स्टेट से हो, आप चाहे छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो है यूजीसी नेट जेआरएफ और आप असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीआईसी, आप कुल मिला के ये है कि आप ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अर्थात समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस हर एक एग्ज़ाम के लिए प्रश्नोत्तरों की जो श्रृंखला मैं लेकर आता हूँ आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसको ज़रूर देखा कीजिए और क्लास को मिस ना कीजिए। जो है बराबर क्लास देखेंगे तो आपकी जो है तैयारी कंटिन्यू बनी रहेगी, क्योंकि मैं आप सभी के लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की व्याख्यात्मक श्रृंखला लेकर आता हूं, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आता हूं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना रहती है, यानी एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। उस हिसाब से फ्रेंड्स, आप मुझे पहचान गए होंगे। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच सोशियोलॉजी तथा समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं। मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग जो कापी और पेन लेकर बैठ गए होंगे। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले इस क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, और शेयर कर देंगे तो इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप जैसे और मित्रों को प्राप्त हो जाएगा। तो और आप जैसे जो और मित्र हैं जो नहीं जानते हैं, आप शेयर करेंगे, ये क्लास उनको भी पहुंच जाएगी, उनकी तक भी, तो इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट उनको भी मिल सकेगा। आइए इसी उम्मीद के साथ आप लोगों की एग्ज़ाम अच्छी हो। जो है सोशियोलॉजी से जो भी हमारे मित्र छात्र छात्राएँ एग्ज़ाम दे रही हैं, आप सभी को एक बार पुनः बधाई हो। यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम देने के लिए आप सभी को रिजल्ट पॉजिटिव मिले। आइए देखते हैं आज का आपका प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या है। तो प्रश्न उत्तर नंबर 1 आपका ये क्या कह रहा आपके लिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग फ्रेंड्स, और कापी और पेन लेके, मैं बार बार कहता हूँ ज़रूर बैठ जाया करिए। ऐसे ना देखा कीजिए क्लास को। कापी पेन लेके बैठने से क्या होता है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है आप नोट करते जाइए, तो इसका क्लास का बेनिफिट काफ़ी मिलता है। एग्ज़ाम के समय जब आप जाते हैं, छोटा सा नोट्स बन जाता है, उसको देख लेते हैं तो काफ़ी लाभदायक हो जाता है। ये देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है आप सभी के लिए। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने राज्य की परिभाषा एक मानव समुदाय जो किसी दिए गए भूभाग में शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है के रूप में किया है। ये परिभाषा किसकी पूछ रहा है। परिभाषा आप लोग देख ही लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए ध्यान से,
ताकि आप मिस्टेक ना हो आंसर देने में। क्वेश्चन को इत्मीनान से कूल माइंड से पढ़ा कीजिए, ताकि जो है बिना किसी दबाव के। इससे क्या होता है ना, यदि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं तो यदि आपके सामने से कभी भी वो प्रश्न उत्तर गुजरा है या आप कभी पढ़े हैं तो वो आपको ज़रूर याद आ जाता है, तो कोई ना कोई लिंक मिल जाता है, वो प्रश्न आपका सही होने की 100% जो है चांस रहता है। तो ये परिभाषा क्या कहता है, किसकी है देखते हैं। कहता है परिभाषा, एक मानव समुदाय जो किसी दिए गए भूभाग में शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है के रूप में की है। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है एल.टी. हाउस, ऑप्शन बी है H.S. मैन, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है F. एंजल्स यानी कि फ्रेडरिक एंजल्स। ये फ्रेडरिक एंजल्स कौन है आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, ये जो है कार्ल मार्क्स के फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मैक्स वेबर महोदय की परिभाषा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन सी सही आंसर है इसका, मैक्स वेबर महोदय। क्योंकि ये जो आपके मैक्स वेबर महोदय हैं, ये कहते हैं एक मानव एक समुदाय जो है, एक मानव समुदाय जो किसी दिए गए भूभाग के शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एक अधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। तो इस परिभाषा के आधार पर जो है इन्होंने 6 प्रमुख जो है विशेषताएं बताई हुई है। कौन, मैक्स वेबर महोदय। क्या बताया है, कहते हैं एक राज्य के लिए क्या आवश्यक है, कहते हैं जनसंख्या होना चाहिए उसके लिए, और निश्चित भूभाग यानी कि निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, जो है उसकी निश्चित सीमा होना चाहिए। उसके लिए सरकार होना चाहिए, सरकार के गठन की प्रभुसत्ता हो, राज्य का अस्थायी स्वरूप हो। तो ये जो है इस परिभाषा में दर्शाते हैं ये मैक्स वेबर महोदय। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 2 आपके लिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार्य समाज की नैतिक श्रेष्ठता की पुष्टि करना होता है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिए। किसने इस बात पर बल दिया कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार्य समाज की नैतिक श्रेष्ठता की पुष्टि करता है। यानी कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है J.G. फ्रेजर, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है एडवर्ड बर्नार्ड टायलर यानी कि E.B. टायलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। इस प्रश्न उत्तर का आंसर क्या है, प्रश्न उत्तर नंबर 2। तो इसका आंसर आपके इमाइल दुर्खीम महोदय हो जाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन बी सही आंसर है, इमाइल दुर्खीम महोदय। क्योंकि ये जो आपके इमाइल दुर्खीम महोदय हैं, ध्यान दीजिएगा आप, ये कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार समाज की नैतिक श्रेष्ठता की पुष्टि करना होता है। क्योंकि इनकी जो ये बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जिसे इन्होंने 1912 में लिखा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसमें इन्होंने धर्म से संबंधित जानकारी दिया और जीववाद और प्रकृतिवाद की आलोचना किया है, और धर्म के सामाजिक सिद्धांत को जो है बता रखा है। क्या कहा इन्होंने, धर्म की अवधारणा के 3 बातों का इन्होंने सम्मिलित किया है, बताया है। क्या क्या कहते हैं, विश्वास है और कर्मकांड एवं नैतिकता। इन 3 बातों को आप ध्यान दीजिएगा, नोट करिए, विश्वास, कर्मकांड एवं नैतिकता। दुर्खीम को जो है बताते हैं दुर्खीम कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वाले लोगों को नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है, यानी बांध के रखती है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3, ये प्रश्न उत्तर नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है फ्रेंड्स। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक समाजीकरण के अभिकरण है। ये प्रश्न थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी दिखे आपको, नहीं तो पूरा नहीं दिखेगा। हो सकता है अब आपको ये दिखे प्रश्न जो है थोड़ा सा ऊपर, ये फ्रेंड्स अब ये प्रश्न आपको पूरा दिख गया। ध्यान दीजिएगा इसका प्रश्न का आंसर। ये प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक समाजीकरण के अभिकरण है कह रहा है। तो आपका 1 परिवार, 2 समूह, 3 स्कूल, 4 नंबर ये जेल बता रहा है। तो क्या पूछा, कह रहा है इन 4 में से कौन सा समाजीकरण के अभिकरण है, प्राथमिक अभिकरण है। तो आपका कूट भी ये दिया है, सही कूट का चयन कर उत्तर दीजिए। तो इसमें से ऑप्शन ए कह रहा है ओनली 1, 2 एंड 3 यानी 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है ओनली 2, 3 एंड 4। ऑप्शन सी कह रहा है ओनली 1, 3 एंड 4। ऑप्शन डी कह रहा है आपका ओनली 1, 2, 4।
यानी कह रहा है 1 2 3 सही है, फिर कह रहा 2 3 4 सही, फिर कह रहा 1 3 4 सही है। ऑप्शन डी लास्ट में कह रहा 1 2 4 सही है। तो इसमें से आप ध्यान दीजिए कि प्राथमिक समाजीकरण के अभिकरण कौन कौन से हैं, तो आप सब बताइएगा। तो अगर आप इसको देख लेते हैं, आपको जानकारी होगी तो आंसर सही देंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा कि प्राथमिक में क्या आता है और जो है समाजीकरण अभिकरण कौन से। तो इसमें आप देखिए परिवार आपका ये ऑप्शन 1 हो गया, परिवार आता है आपका, और समूह भी आता है इसमें आपका, और ये आपका जो नंबर 3 है स्कूल भी आता है। और ये जो नंबर 4 है आपका जेल प्राथमिक में नहीं आता, ये द्वितीयक में आता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस हिसाब से आपका 1 2 3 कौन सा है वही सही है। ये ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 ऑप्शन ए में आंसर दे रखा है। इस प्रकार आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक समाजीकरण अभिकरण के अंतर्गत परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विवाह एवं नातेदारी समूह शामिल है। ये आपको पता ही होगा, आपको मैंने पिछली क्लास में जो है परिवार नातेदारी क्लास करा रखा है। जबकि द्वितीयक में आता है आपका, द्वितीयक के समूह में आपका समाजीकरण के अभिकरण जो आएंगे इसके अंदर आपका स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक संगठन आदि आते हैं। ये द्वितीयक में आते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपका ये प्रश्न नंबर 3 समाप्त हुआ। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 आपका ये क्या कह रहा है। ये भी प्रश्न आपका 4 नंबर, ये 4 नंबर प्रश्न आपका सिगमंड फ्रायड का समाजीकरण का सिद्धांत है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है प्रश्न नंबर 4। फिर थोड़ा सेट करना पड़ता क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे सिस्टम नहीं है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि सिगमंड फ्रायड का समाजीकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किनको सम्मिलित करता है। ये सिगमंड फ्रायड महोदय है का जो है आपके कह रहा है सिगमंड फ्रायड का समाजीकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित करता है। तो आपका 1 नंबर कह रहा परिवार के माध्यम से नैतिक पहचान का अर्जन, 2 नंबर कह रहा परिवार के माध्यम से स्व अवधारणा का अर्जन, नंबर 3 कह रहा परिवार के माध्यम से व्यक्तिगत पहचान का अर्जन, नंबर 4 कह रहा आपका परिवार के माध्यम से संज्ञानात्मक पहचान का अर्जन। तो ऑप्शन ए दे रखा है 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है 2 और 3 सही है, सी कह रहा है 2 और 4 सही है, ऑप्शन डी कह रहा है 1 और 3 सही है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा आप सब जो है बताइएगा। प्रश्न नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप देखिएगा इसमें जो आपका 1 नंबर है परिवार के माध्यम से नैतिक पहचान का अर्जन, ये आपका सही है। आप ध्यान दीजिएगा 1 नंबर आपका ये परिवार के माध्यम से नैतिक पहचान का अर्जन ये सही है आपका। और आपका ये 3 नंबर जो है परिवार के माध्यम से व्यक्तिगत पहचान का अर्जन ये सही है। तो आपका कौन कौन सा सही हो गया, आपका 1 नंबर आप ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का, आपका 1 नंबर ये सही है और 3 नंबर सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 और 3 नंबर किस में है, तो वो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका 1 और 3 नंबर ऑप्शन डी, ये ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये आंसर आपका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि आप देख जो सिगमंड फ्रायड का महोदय का समाजीकरण का सिद्धांत है, ये कहते हैं कि मानसिक क्रियाओं के अध्ययन पर आधारित है। इनका सिद्धांत क्या है, किस पे है, मानसिक क्रियाओं के अध्ययन पर आधारित है। और ये कहते हैं कि मानव का समस्त व्यवहार लिबिडो अर्थात लिबिडो का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, काम प्रवृत्तियों से तय होता है। जो सिगमंड फ्रायड महोदय कहते हैं कि मानव का समस्त व्यवहार लिबिडो यानी कि काम प्रवृत्तियों से तय होता है। फ्रायड का समाजीकरण का जो सिद्धांत है आपको मैंने पिछले क्लास में बताया, इनका मुख्य सिद्धांत है, आप नोट कर लीजिएगा इसको, पेन और कॉपी लेके बैठे ही होंगे। सिद्धांत है ईड, ईगो और सुपर ईगो किसकी अवधारणा है, ये पूछ सकता है एग्जाम में, प्रश्न रूप में बन सकता है कि ईड, ईगो और सुपर ईगो किसकी अवधारणा। तो ये आपका सिगमंड फ्रायड की अवधारणा है, क्योंकि जो फ्रायड का समाजीकरण का सिद्धांत है ईड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा पर आधारित है। ये अपने सिद्धांत में बताते हैं कि फ्रायड महोदय की समाजीकरण के सिद्धांत में जो बल देते हैं 2 बिंदुओं पे प्रमुखता से बल देते हैं, 2 बातों पर ध्यान देते हैं। कहते हैं कि नंबर 1 परिवार के माध्यम से नैतिक पहचान का अर्जन, और 2 बताते हैं परिवार के माध्यम से व्यक्तिगत पहचान का अर्जन। तो इस हिसाब से आपका आंसर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 5 ये कह रहा है आपका 5 नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की प्रक्रिया में भाषाई संचार के मुख्य सामाजिक कौशल मानता है? प्रश्न समझ ही गए होंगे कि कह रहा कौन समाजीकरण की प्रक्रिया में भाषाई संचार को मुख्य सामाजिक कौशल मानता है। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी बर्नस्टीन, ऑप्शन सी दुर्खिम, ऑप्शन डी मीड। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 5 का ये मैं बता दूँ, प्रश्न उत्तर नंबर 5 का आंसर आपका बर्नस्टीन महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन बी ये सही है। इन्हीं की जो है विचारे की समाजीकरण की प्रक्रिया में भाषाई संचार को मुख्य सामाजिक कौशल मानते हैं। ये बर्नस्टीन महोदय की अवधारणा और ये वस्तुतः कहते हैं कि बर्नस्टीन का जो आधारभूत सिद्धांत है बताते हैं कि सामाजिक वर्ग भाषा और समाजीकरण की समस्या से संबंधित है। आइए आपका देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपके लिए। ये प्रश्न नंबर 6 हो गया आपका। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हिंदू समाज के वैचारिक आधार के रूप में किसका अपवित्रता और पवित्रता का विचार जात प्रथा में प्रतिबिंबित होता है? क्या कह रहा है कि हिंदू समाज के वैचारिक आधार के रूप में किसका अपवित्रता और पवित्रता का विचार जात प्रथा में प्रतिबिंबित होता है? तो आपका ऑप्शन ए दे रखा मैक्स वेबर, ऑप्शन बी लुई डूमा, ऑप्शन सी चार्ल्स बोगल, ऑप्शन डी है एम फोकार्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 6 का आंसर, तो इसका आंसर आप सबको मैं बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर बी हो जाएगा। ये आपके लुई डूमा महोदय जो हैं, ऑप्शन बी ये लुई डूमा महोदय जो हैं ये आपका पवित्रता और अपवित्रता की बात करते हैं। ये कहते हैं हिंदू समाज के वैचारिक आधार के रूप में लुई डूमा महोदय कहते हैं कि पवित्रता और अपवित्रता का विचार जात प्रथा में प्रतिबिंबित होता है। ये इनकी अवधारणा है। और लुई डूमा ने अपनी जो है इनकी जो मुख्य कृति है, ये ध्यान दीजिए, इनकी बुक है होमो हायरार्की, बहुत फेमस है। ये पूछता बार बार, आप नोट कर लीजिएगा कि पूछता प्रश्न कि होमो हायरार्की किसकी बुक से है, किसकी राइटर की, तो यह जो है आपका लुई डूमा है। नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें कहते हैं, इस बुक्स में ये बताए हैं कि जात व्यवस्था से संबंधित अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जात के 3 प्रमुख गुणों पर बल दिया है इन्होंने। क्या बल दिया, क्या कहते हैं? इसके 3 सोपान इन्होंने बताया रखा है। जो कहते हैं क्रम, दूरी, श्रम विभाजन। नंबर 1 क्रम, नंबर 2 दूरी, नंबर 3 श्रम विभाजन बता रखा है। तो इसी पे जो है ये कहते हैं कि सोपान क्रम विश्लेषण करते हुए ड्यूमा ने इन कॉम्पेंसिंग व इन कॉम्पर्स जो बताते हैं इन कॉम्पेंसिंग व इन कॉम्पास की अवधारणा दूरी को आधार बनाते हैं और पवित्रता अपवित्रता के अवधारणा को ये प्रस्तुत करते हैं आपके लुई डूमा महोदय। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये 6 आपका क्या कह रहा है? ये 6 कह रहा है आपका सामाजिक अस्त्रीकरण व्यवस्था इसलिए बनी हुई है क्योंकि उच्चतम स्तर के सदस्य चाहते हैं कि यह व्यवस्था बनी रहे या बदले या स्थिर रहे, स्थिर रहे। तो ये आप प्रश्न ध्यान दीजिएगा। सामाजिक अस्थिरीकरण की व्यवस्था इसलिए बनी हुई है क्योंकि उच्चतम स्तर के सदस्य चाहते हैं कि यह व्यवस्था क्या रहे, बदल जाए। ऑप्शन ए, बी अस्थिर रहे, सी स्थिर रहे, डी प्रगति करे। ये कॉमन सेंस का प्रश्न है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान देंगे तो इसका आंसर बता देंगे। कह रहा है कि उच्चतम स्तर के सदस्य क्या चाहते हैं इसमें से, तो क्या चाहते हैं? उच्चतम जो हाई लेवल के सदस्य हैं, हाई लेवल के में भी जो समाज में विकास कर गया, प्रगति कर गया है, वो क्या चाहेगा इस समाज के बारे में, तो ये कह रहा है। तो इसका कॉमन सेंस है। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे जो उच्च स्तर के लोग चाहेंगे कि ये व्यवस्था स्थिर रहे क्योंकि इससे इनका बेनिफिट है, फ़ायदा है, तो यानी कि स्थिर रहे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा क्योंकि सामाजिक, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सामाजिक अस्थिरीकरण व्यवस्था इसलिए बनी हुई है क्योंकि उच्चतम स्तर के सदस्य चाहते हैं कि यह व्यवस्था स्थिर रहे। क्योंकि सामाजिक अस्थिरीकरण से संबंधित प्राकारवादी सिद्धांत का वर्णन आपके जो किए हैं कौन हैं? ये किंग्सले डेविस तथा विल्फ्रेड मूर ने अपने लेख में, इनका लेख है जो है किंग्सले डेविस तथा विल्फ्रेड मूर महोदय। कौन सा लेख है? प्रिंसिपल ऑफ सर्टिफिकेशन। आप नोट कर लीजिए, इनकी जो है प्रिंसिपल ऑफ सर्टिफिकेशन में किया है। और इसमें ये लिखे हैं कि इस मान्यता को दिया है, कहते हैं कि कोई भी समाज वर्गहीन नहीं है, सभी समाज में संस्करण पाया जाता है। ये कहते हैं कोई भी समाज वर्गहीन नहीं, सभी समाजों में संस्करण पाया जाता है, इनका मानना है। और समाजों में अस्थिरीकरण इसलिए पाया जाता है कि प्रत्येक समाज यह महसूस करता है कि सामाजिक संस्था में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई स्थान निश्चित होना चाहिए तथा विभिन्न स्थानों को प्राप्त करने की उन्हें प्रेरणा दी जानी चाहिए। ये आपके किंग्सले डेविस और विल्फ्रेड मूर महोदय की अवधारणा है। आइए देखते हैं आपका
अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 8। ये 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग तथा परस्पर निर्भरता के संबंध हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग तथा परस्पर निर्भरता के संबंध हैं। तो आपका ऑप्शन ए है मार्क्सवादी, ऑप्शन बी है प्रकारवादी, ऑप्शन सी बहुलवादी, ऑप्शन डी अंतःक्रियावादी। जिसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का, आप लोग भी जल्दी जल्दी बताइएगा। तो ये प्रकारवादी है, आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकारवादी। ये क्योंकि यह विचार विभिन्न स्तरों के बीच परस्पर निर्भरता के संबंध प्रकारवादियों का है। प्रकारवादी सिद्धांत इस विचार से संबंधित हैं कि विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग तथा परस्पर निर्भरता के संबंध जो होता है वो विस्तृत व्याख्या के लिए व्याख्या के रूप में इन्होंने कर रखा है प्रकारवादियों ने। इस प्रकार आपका ये प्रश्न समाप्त हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 आपका, ये क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 फ्रेंड्स, ये आप सबका कथन और कारण का प्रश्न है। तो कथन ए क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 9 का कथन ए है, ये आपका कथन ए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है और यह सार्वकालिक तथा सर्वस्थानिक है। ये कथन ए कह रहा है। और तर्क आर क्या कह रहा है आपका, ये तर्क आर कह रहा है सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संघर्ष का परिणाम है तथा यह अनिवार्य एवं लाभदायक है। तर्क आर कह रहा है सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संघर्ष का परिणाम है तथा यह अनिवार्य एवं लाभदायक है। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन ए कह रहा कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कह रहा है ए आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कह रहा है ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप देखिएगा समझ जाएंगे। कह रहा सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है और यह सर्वकालिक तथा सर्वस्थानिक, ये बात एकदम सत्य है। ये आंसर आपका ये जो कथन ये सही है। और ये कारण जो तर्ककार क्या कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संघर्ष का परिणाम है तथा यह अनिवार्य एवं लाभदायक है। तर्ककार भी सही है जो है। इस प्रकार देखते हैं मेल खाता है कि नहीं। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संघर्ष का परिणाम है तथा यह अनिवार्य लाभदायक है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना नहीं, ये नहीं बैठ रहा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये आंसर बी हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें कह रहा कि ए आर दोनों सही है, सही बात है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसलिए आंसर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि आपके जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा कि अब सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना और यह सार्वकालिक सर्वस्थानिक है। सत्य है, क्योंकि आपके जो ये सोशोलॉजिस्ट हैं समाजशास्त्री मैकाइवर तथा पेज महोदय और आगबर्न एवं निम्खाफ जैसे विचारक हैं, ये कहते हैं, अपना मत देते हैं कि तर्क और सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संघर्ष का परिणाम है और यह अनिवार्य एवं लाभदायक है। सत्य है, क्योंकि एलेक्स इंकल्स और इमाइल दुर्कीम मार्क्स एवं कोजर जो विचारक हैं इस गुण पर अपने विचार प्रकट करते हैं और कहते हैं कि तर्क अभिकथन व्याख्या नहीं कर रहा, अतः यह विकल्प जो सही नहीं है। तो इसी प्रकार आपका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 10, ये क्या कह रहा, प्रश्न उत्तर नंबर 10 ये कह रहा आधुनिकीकरण में सामाजिक परिवर्तन को किस रूप में देखा जाता है। किसमें कह रहा प्रश्न नंबर 10 की आधुनिकीकरण में सामाजिक परिवर्तन को किस रूप में देखा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए क्रांतिकारी, ऑप्शन बी उद्विकासात्मक, ऑप्शन सी अकस्मात, ऑप्शन डी बलपूर्वक। प्रश्न उत्तर नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी जान जाएंगे। क्योंकि आधुनिकीकरण में सामाजिक परिवर्तन को किस रूप में देखा जाता है, तो आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, इसका उद्विकासात्मक। ऑप्शन बी है इसका आंसर, उद्विकासात्मक सामाजिक परिवर्तन को रूप में देखा जाएगा। क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका कह रहा आधुनिकीकरण में सामाजिक परिवर्तन को उद्विकासात्मक रूप में देखा जाता है, क्योंकि आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसे कम विकसित समाज विकसित समाजों की समान विशेषताओं को प्राप्त करते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार की यह समांतर विशेषता उद्विकास के साथ भी संबंध है। और उस उद्विकास का जो है आप नोट कर लीजिएगा, उद्विकास का जनक किसको कहा जाता है, तो जो है डार्विन को माना जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम मानव के उद्विकास का उल्लेख किया है। डार्विन कहाँ पे किया है इन्होंने, द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नोट कर लीजिएगा आप, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में और द डिसेंट ऑफ मैन में नामक जो है पुस्तक में की रचना की। इस दो नाम की जो मैं जो बताया अभी नोट कर लीजिएगा। और उद्विकास को समाजशास्त्र में सर्वप्रथम स्पेंसर ने प्रयोग किया है। उद्विकास को किसने प्रयोग किया है समाजशास्त्र में, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने किया है। इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक उद्विकास का जनक भी कहा जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर को क्या कहा जाता है, सामाजिक उद्विकास का जनक। आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर महोदय जो हैं उद्विकास के कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति जिसके दौरान कई एक तत्व अनिश्चित, असंभव और समानता से निश्चित संबंध विभिन्न बदल जाता है, उसके बारे में इन्होंने आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय विकास के बारे में विस्तार पूर्वक से बता रखा है। आइए देखते हैं आप सभी का अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के विषय में सबसे पुराना विचार है। 11 नंबर क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के विषय में सबसे पुराना विचार है। तो आपका ऑप्शन ए चक्रीय, ऑप्शन बी रेखीय, ऑप्शन सी उद्विकासवादी, ऑप्शन डी है द्वंद्वात्मक। तो कौन सा इसमें आंसर इसका हो जाएगा, 11 का आंसर बताइएगा। तो इसका जो आप कह रहा सामाजिक परिवर्तन के विषय में सबसे पुराना विचार कौन सा है, तो आप सबसे पुराना विचार आप लोग अभी देखे हैं, तो ये कॉमन सेंस लगाएंगे और पिछले क्लास में बता भी रखा हूँ। तो उद्विकासवादी होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर उद्विकासवादी हो जाएगा, क्योंकि उद्विकास की अवधारणा का सीधा संबंध जैविकीय उद्विकास से है। और 19वीं शताब्दी में के जो है जो समाजशास्त्रियों ने इस उद्विकास की अवधारणा का प्रयोग बहुत अधिक किया और उसका विश्लेषण भी किया है। इसका 19वीं शताब्दी के जो विचारक आपके रहे हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा, प्रश्न नंबर नहीं है फ्रेंड्स, वैसे ये प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा। जो है ये टाइप में मिस्टेक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या कह रहा है कि किसका कथन है कि समाज स्वाभाविक के समान है। कह रहा किसका कथन है कि समाज स्वाभाविक के समान है। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है एल.एच. मॉर्गन, ऑप्शन बी सी डार्विन, ऑप्शन सी है ए काउंट, ऑप्शन डी है एच स्पेंसर, यानी अगस्त काम्टे ये अगस्त काम्टे महोदय हैं, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं डी, और ये डार्विन है, और ये ऑप्शन ए जो दे रहा है ये एल.एच. मॉर्गन यानी लुई हेनरी मॉर्गन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा फटाफट कि प्रश्न उत्तर नंबर ये जो है कथन किसका है, समाज स्वाभाविक के समान है। तो इसका आंसर आप सब बताइएगा कि तो ये जो है आपका 12 नंबर है। तो इसके ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय जो हैं आपके स्वाभाविक के बारे में यही बात करते हैं आपका, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं, आप लोग ध्यान कर दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। समाज स्वाभाविक के समान है। हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है कि समाज स्वाभाविक के समान है। स्पेंसर का कहना है कि जिस तरह व्यक्ति का विकास होता है उसी तरह समाज का भी विकास होता है। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक सोशल जो है स्टैटिस्टिक्स, कौन सा पुस्तक, सोशल स्टैटिस्टिक्स में समाज को स्वाभाविक की तरह उस विकास के रूप में बता रखा है आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने। इस बुक को नोट कर लीजिएगा, सोशल स्टैटिस्टिक्स में। आइए देखते हैं आप सभी के लिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कह रहा निम्नलिखित में से किसने अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन हेतु प्रणालीतंत्रीय प्रतिरूप प्रदान किए हैं। प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा निम्नलिखित में से किसने अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन हेतु प्रणालीतंत्रीय प्रतिरूप प्रदान किए हैं। तो आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए एस.एफ. नॉडेल, ऑप्शन बी कह रहा है ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी क्लाउड लेवी स्टार्ट, अनिसी लेवी स्टार्ट, टालकट पार्सन्स, ऑप्शन डी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर
13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, क्लाउड लेवी स्टार्ट महोदय जो हैं ये ऑप्शन सी, क्लाउड लेवी स्टार्ट महोदय इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये, क्योंकि ये आपके जो क्लाउड लेवी स्टार्ट एक फ्रांसीसी मानवशास्त्री और विज्ञानी के रूप में प्रख्यात विचारक हैं। ये आप सभी को पता है कि क्लाउड लेवी स्टार्ट आपके मानवशास्त्री हैं और उन्होंने संरचनावाद और संरचनात्मक मानवशास्त्र की नातीदारे संस्था के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक बता रखा है। इनकी जो एक बुक है आप नोट कर लीजिएगा, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, ये काफ़ी फेमस है जो है, ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। इस बुक के राइटर कौन है? तो ये स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, अगली बुक इनकी स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी, नोट करके रखिएगा। इसमें इन्होंने जो लेवी स्टार्ट ने अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन हेतु यांत्रिक और सांख्यिकीय प्रतिरूपों का भी प्रयोग किया है और इस प्राणतंत्रीय के प्रतिरूपों को विकसित किया है। ये क्लाउड लेवी स्टार्ट महोदय आपके हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर आपका 14 यानी 14 नंबर प्रश्न ये कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटेन में संरचनात्मक प्रकारवाद को सामाजिक नृविज्ञान में आकार दिया है? कह रहा निम्नलिखित में से किसने ब्रिटेन में संरचनात्मक प्रकारवाद का सामाजिक नृविज्ञान में आकार दिया है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है बी मेलिनोव्स्की तथा हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं। ऑप्शन बी कह रहा है बी मेलिनोव्स्की तथा आर रेडक्लिफ ब्राउन महोदय। ऑप्शन सी कह रहा है हर्बर्ट स्पेंसर तथा युवान्स प्रिचार्ड हैं। ऑप्शन डी कह रहा है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन तथा जे बर्न्स महोदय हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न उत्तर नंबर 14 का आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन बी आपका ये हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी, ये बी मेलिनोव्स्की तथा ए आर रेडक्लिफ ब्राउन महोदय हैं इसका, क्योंकि आपके जो मेलिनोव्स्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन हैं ये ब्रिटेन में संरचनात्मक प्रकारवाद को सामाजिक नृविज्ञान में इन्होंने आकार दिया है। कहाँ पे? ब्रिटेन। ये मानवशास्त्री हैं, जान ही रहे मेलिनोव्स्की आपके। ये मेलिनोव्स्की ने टोर्बियाडा द्वीप समूह का जो है सहभागी अवलोकन किया है, सहभागी अवलोकन इन्होंने कर रखा है। कहाँ? टोर्बियाडा द्वीप समूह में ये पूछा जाता है, आप नोट कर लीजिएगा। बीच से अध्ययन किया, इसमें उन्होंने बताया संस्कृत को साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें इन्होंने अध्ययन के दौरान अपने और कहा है कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह दूसरी तरफ ब्राउन ने और क्या किया? अंडमान द्वीप समूह के अध्ययन करके संस्कृत को उस साधन के रूप में प्रस्तुत किया जिनके द्वारा समाज की आवश्यकता की पूर्ति होती है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न उत्तर नंबर 15। ये प्रश्न उत्तर नंबर 15 आपका क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। 15 आपका प्रश्न नंबर कह रहा है कि यह किसका विचार है कि सामाजिक संरचना के निर्णायक अवश्य हैं सतही नियम, भूमिकाएं तथा सामाजिक संस्थाएं। प्रश्न 15 कह रहा है कि यह किसका विचार है कि सामाजिक संरचना के निर्णायक अवश्य सतही नियम, भूमिकाएं तथा सामाजिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन ए दे रखा नॉडेल महोदय, ऑप्शन बी करा क्लाउड लेवी स्टार्ट, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन ए नॉडेल महोदय हो जाएंगे। आपके जो एफ.एस. नॉडेल महोदय हैं ये हो जाएंगे प्रश्न उत्तर नंबर ए। इसका आंसर ए हो जाए। सामाजिक संस्था के निर्णायक अवश्य हैं सतही नियम, भूमिकाएं तथा सामाजिक संस्थाएं, ये आपके एस.एफ. नॉडेल महोदय, क्योंकि एस.एफ. नॉडेल ने अपनी जो इनकी कृति है जो है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, नोट कर लीजिएगा, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में इन्होंने संरचनावाद शब्द की व्याख्या प्रस्तुत किया। इसे जो है विस्तार पूर्वक से बता रखा है। इसमें इन्होंने क्या कहते हैं सतही नियम जो है, यानी कि सतही नियम को क्या कहते हैं? संस्थात्मक प्रतिमान जिसके कारण किसी समूह के सदस्य एक दूसरे अंतर संबंध के कारण संपर्क में आते हैं, इसी को इन्होंने ये जो आपके सतही नियम कहते हैं। नंबर 1 बता रखा है इन्होंने सतही नियम ये। और दूसरा क्या इन्होंने बता रखा है, आप इसको नोट कर लिए। दूसरा क्या कहते हैं कि भूमिकाएं में ये क्या बताए हैं कि मानव समूह के द्वारा किए गए कार्य सम्मिलित होते हैं ये भूमिकाओं में। और तीसरा ये कहते हैं आपके नॉडेल महोदय, तीसरा क्या बताते हैं आप नोट कर लीजिए। और तीसरा कहते हैं कि सामाजिक संस्थाओं के बारे में क्या कहते हैं इन अंतर संबंधों का संस्थापक स्वरूप, कहते हैं ये सभी जो है प्रतिमान और नियम जो व्यक्ति की स्थिति और भूमिका को निर्धारित करता है। नॉडेल का मानना है, एस.एफ. नॉडेल महोदय का,
किसी भी संरचना से हमारा तात्पर्य है, कहते हैं कि उस संरचना को बनाने वाले उन अंगों से है जो अस्थायी रूप से उस बनावट को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये आपके सब नॉडेल महोदय हैं। ये आपका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आपका प्रश्न नंबर ये 16 नंबर प्रश्न है। आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है। ये फ्रेंड्स आज आप सभी का एग्जाम है यूजीसी नेट जेआरएफ का, इसलिए मैं ज़्यादा प्रश्न उत्तर नहीं लेकर आया हूँ। प्रश्न लेके आया हूँ लेकिन कराया हूँगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि जो है आज आप सभी का एग्ज़ाम है, सभी लोग जो है उपस्थित नहीं होंगे, इस क्लास को नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए मैं प्रश्न उत्तर ये 16 करा के आपका क्लास बंद कर देता हूँ। कह रहा है 16 नंबर प्रश्न कि टालकट, आपके जो टालकाट पार्सन्स हैं, टालकाट पार्सन्स के अनुसार है सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक अवयव कौन कौन से हैं। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है लक्ष्य, भूमिकाएं, मूल, परिस्थितियां कह रहा ऑप्शन ए। बी कह रहा भूमिकाएं, मूल, परिस्थितियां, प्रतिमान। सी कह रहा मूल, प्रतिमान, लक्ष्य, संस्थाएं। डी कह रहा भूमिकाएं, लक्ष्य, प्रतिमान, मूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा प्रश्न नंबर 16 का कि टालकट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक अवयव कौन कौन से हैं, इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, जो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ऑप्शन सी ऑप्शन सी है मूल्य, प्रतिमान, लक्ष्य, संस्थाएं। ये आपके टालकट महोदय के अनुसार हैं, क्योंकि ये टालकट जो टालकट पार्सन्स महोदय हैं, इनकी जो बुक्स है आप नोट कर लिए, द सोशल सिस्टम। क्या नाम है बुक्स का? द सोशल सिस्टम। में इसमें इन्होंने बता रखा है इस बुक में कि सामाजिक व्यवस्था का संरचनात्मक अवयवों को 4 वर्गों में इन्होंने बांट रखा है। कौन कौन से? मूल, प्रतिमान, लक्ष्य, संस्थाएं। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो है ये ऑप्शन सी हो जाएगा, जो मैंने बताया आपको। ये कहते हैं टालकट पार्सन महोदय कहते हैं नातेदारी है। नातेदारी में क्या आता है आप जान ही रहे हैं, विवाह। नातेदारी में विवाह और रक्त संबंधी आते हैं, और सामाजिक अस्थिकरण में कहते हैं पुरस्कार एवं दंड आता है जो प्राप्त होता है। और शक्ति व्यवस्था में ये कहते हैं आपके टालकट पार्सन महोदय शक्ति व्यवस्था है, शारीरिक शक्ति जिसमें आता है। और 4 नंबर बताते हैं ये, आप लोग नोट कर लीजिए, धर्म एवं मूल्य संगठन। तो इस प्रकार इन्होंने नातेदारी बता रखा है। नंबर 1 आपको आप नोट कर लीजिएगा, नंबर 1 नातेदारी, नंबर 2 आपका बता रखा है इन्होंने सामाजिक अस्थिरीकरण, और नंबर 1 नातेदारी, नंबर 2 सामाजिक अस्थिरीकरण, नंबर 3 बता रखा है इन्होंने, नोट करते जाइए आप लोग, शक्ति व्यवस्था बता रखा, और नंबर 4 क्या बता रखा है आप लोग नोट कर लीजिएगा, नंबर 4 धर्म एवं मूल्य संगठन, क्योंकि ये पूछा जा सकता है ये प्रश्न। इस प्रकार फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए 16 प्रश्न ही कराऊंगा, क्योंकि बाकी लोग नहीं हैं, बाकी पिछले क्लास में मैं पूरा करा दूंगा, इसलिए आज आप सभी का मैं यहीं पे क्लास समाप्त करता हूं। और आप सब का जो एग्ज़ाम है आज 3 से 6 यूजीसी नेट जेआरएफ का जो है, आप सभी की परीक्षाएं अच्छी हो, आप सभी का पेपर अच्छा हो, रिजल्ट जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट पॉजिटिव मिले जो है। इसी के साथ मैं आप इस क्लास को समाप्त करता हूं। फ्रेंड्स मैं पुजारी यार, आप सब मुझे पहचानते होंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट करके लास्ट में अपना जो है प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और इस क्लास में क्या सुधार किया जा सकता है, और इस क्लास में जो आप सुधार चाहते हैं और अगली क्या क्लास चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं कि प्रश्नोत्तरी चाहते हैं, अपना कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए। आप सभी को एक बार पुनः यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो आज दे रहे हैं 3 से 6, आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी का रिजल्ट पॉजिटिव हो, आप सभी का पेपर अच्छा हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सभी को।